नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। और अब एक नजर मुख्य समाचारों पर। और अब खबरों पर विस्तार से एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्रगति के लिए बहुत गंभीर है और विश्व में समुद्री अर्थव्यवस्था के रूप में अग्रणी भूमिका निभाने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 3 दिवसीय मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत इस क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से अगुवा होने के कारण जल्द ही समुद्री अर्थव्यवस्था में वृद्धि के लिए बड़ी सफलता हासिल कर लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 3 दिन चलने वाले मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 की शुरुआत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री अर्थव्यवस्था में सुधार को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने में मददगार होगा। India is very sincere about growing in the maritime sector and emerging as a leading blue economy of the world. Our leading focus area includes upgrade current infrastructure, create next generation infrastructure, boost the reform journey. Through these steps, we aim to give strength to our vision of Atmanirbhar Bharat. प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिससे पिछले 6 वर्षों में प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता दोगुनी के करीब हो गई है। The capacity of major ports, which was around 870 million tons per annum in 2014, has increased to around 1,550 million tons per annum now. प्रधानमंत्री ने कहा कि समिट के जरिए समुद्री क्षेत्र के कई भागीदार एक मंच पर आए हैं, जिससे इस क्षेत्र में और प्रोत्साहन मिलेगा। That summit brings together many stakeholders relating to this sector. I am sure together we will achieve great success in boosting the maritime economy. समिट के दौरान प्रधानमंत्री ने मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 नाम की ई-बुक का विमोचन किया। इसमें समुद्री क्षेत्र के विकास के बारे में जानकारी दी गई है। उन्होंने समुद्री सुरक्षा बढ़ाने, समुद्री पर्यावरण के बारे में खोज और बचाव की क्षमता पर सागर मंथन मर्केंटाइल मैरीन डोमेस्टिक सेंटर की शुरुआत की। 3 दिवसीय मैरीटाइम इंडिया समिट देश की समुद्री अर्थव्यवस्था के विकास को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगी। इस आयोजन में कई देश भाग ले रहे हैं, जिसमें भारत में समुद्री क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई देशों के सीईओ और राजदूत भी शामिल हैं। तीन दिवसीय मैरीटाइम इंडिया समिट समुद्री क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने और निवेश को बढ़ावा देने के मकसद से किया गया है। इसमें समुद्री व्यापार और रोजगार से जुड़े हितग्राहियों को एक साथ एक मंच पर लाने की कोशिश की गई है। इस समिट का आयोजन बंदरगाह, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय कर रहा है। इसमें डेनमार्क सहयोगी देश है। मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 में 50 से ज्यादा देशों के 1,17,000 प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं।
शिखर 3 दिन यानी आज से 4 मार्च तक चलेगा। सम्मेलन में 44 कंपनियों के सीईओ शामिल हो रहे हैं। इसमें रूस, अमेरिका, डेनमार्क, ब्राजील, जापान, स्वीडन, सिंगापुर और नीदरलैंड शामिल हैं। सरकार ने सम्मेलन से पहले 400 प्रोजेक्ट्स का लक्ष्य रखा है, जिसमें करीब 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे भारत का दुनिया के साथ व्यापार तो बढ़ेगा ही, उनके आवागमन के लिए बंदरगाह की सुविधा प्रदान करने से रोजगार भी बढ़ेंगे। भारत की मैरीटाइम इकोनॉमी यानी समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसका इतिहास सदियों पुराना है। 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी तटसीमा पर भारत को दुनिया की 16वीं सबसे बड़ी मैरीटाइम कंट्री बनाती है। भारत का 70% व्यापार इन बंदरगाहों से होता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कार्गो शिप देश की अर्थव्यवस्था में कितनी बड़ी भूमिका अदा करते हैं। पोत परिवहन मंत्रालय के मुताबिक भारत के 12 मेजर और करीब 212 नॉन मेजर पोर्ट से 2015-16 में 1071 मिलियन टन के कार्गो की ढुलाई होती थी, जो 2019-20 में 1320 मिलियन टन पर आ गई। एक अनुमान के मुताबिक भारत में 2024-25 तक कार्गो की ढुलाई 2500 मिलियन टन तक हो जाएगी। जहां तक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात है तो साल 1993-94 में ये मात्र 172.59 मिलियन टन हुआ करती थी, जो 2020-21 में बढ़कर 1534.91 मिलियन टन हो गई है। समय के साथ बंदरगाहों की कार्यकुशलता में भी वृद्धि हुई है। पहले जहां टर्न अराउंड टाइम यानी जहाज के आने, उससे माल उतरने और उसके जाने में 8.1 दिन लगा करते थे, वहीं अब इस काम में 2.97 दिन की खपत होती है। इस क्षेत्र के विकास को लेकर सरकार काफी गंभीर है। पिछले 4 सालों में 118 मैरीटाइम प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जा चुकी है, जिसमें करीब 770 करोड़ डॉलर का निवेश होगा। लेकिन इस क्षेत्र की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है सागरमाला कार्यक्रम, जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था। कार्यक्रम के तहत 6 लाख करोड़ रुपए की 574 परियोजनाओं को चिन्हित किया गया है। इसमें मौजूदा बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, नए पोर्ट्स का निर्माण, पोर्ट से जुड़े शहरों और इलाकों का औद्योगिकीकरण और तटीय समुदायों का विकास शामिल है। मैरीटाइम इकोनॉमी का दूसरा सबसे अहम भाग है मछली पालन उद्योग। भारत मछली उत्पादन क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। साल 2014-15 में जहां 102.6 लाख टन मछलियां पकड़ी गई थीं, वहीं 2018-19 में ये संख्या बढ़कर 137.58 लाख टन हो गई। 2014-15 से 2018-19 के बीच ग्रॉस वैल्यू एडिशन के हिसाब से इस क्षेत्र की विकास दर 10.87% रही है। देश की ग्रॉस वैल्यू एडिशन में मछली पालन क्षेत्र की हिस्सेदारी भी 12,80,000 करोड़ रुपए के कारोबार के साथ 2018-19 में बढ़कर 1% हो गई है। देश की करीब 2% आबादी मछली पालन का काम कर रही है। इस साल के बजट में ब्लू रेवोल्यूशन यानी नीली क्रांति के लिए 1015 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने दिव्यांगजनों के लिए आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुगम्य भारत ऐप लॉन्च की। इसके साथ ही एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट बुक भी लॉन्च की गई। सुगम्य भारत ऐप उपयोग में बहुत ही सरल है। इसकी पंजीकरण प्रक्रिया में अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करनी होती है। इस ऐप में मल्टी यूजर अनुकूल विशेषताएं हैं। ये हिंदी, अंग्रेजी समेत 10 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। सुगम्य भारत ऐप की 5 प्रमुख विशेषताओं की अगर बात करें तो इसमें सुगम्यता नहीं होने की शिकायत का पंजीकरण, जन भागीदारी के रूप में लोगों की ओर से प्रस्तुत उदाहरण और सकारात्मक फीडबैक मिलेगा। इसके अलावा सुगम्यता संबंधी दिशा निर्देश और सर्कुलर भी उपलब्ध होंगे। साथ ही कोरोना से जुड़ी जानकारी भी होगी। सुगम्य भारत अभियान की मुहिम देश के दिव्यांग लोगों को ध्यान में रखते हुए उनके जीवन को सुलभ और सुविधाजनक बनाने के लिए है। उन्नीस वर्षों में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ऊर्जा कुशलता के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुई है।
बीईई की पहल की वजह से 2011 से 2019 तक ऊर्जा की तीव्रता में 15% की कमी आई है। अर्थव्यवस्था की वृद्धि के साथ ऊर्जा की मांग में काफी वृद्धि हुई है। इससे निपटने के लिए पिछले 19 सालों में बीईई ने विभिन्न ऊर्जा कुशल की पहल की है, जो देश के कार्बन उत्सर्जन को काफी कम कर रहे हैं। बीईई की वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के मुताबिक 2011 से 2019 तक ऊर्जा की तीव्रता में 15% की कमी आई है। लगभग 31,000 करोड़ का सेकंड साइकिल, मतलब 2016 से 19 में एक एनर्जी सेव की है। इससे बहुत सारी इंडस्ट्री वर्ल्ड के बेस्ट प्लांट्स में आ गए हैं। सीमेंट इंडस्ट्री, पेट्रोलियम रिफाइनरी, स्टील इंडस्ट्री लगभग बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में पहुंच रही है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है देश के ऊर्जा क्षेत्र के लिए। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा बीईई के माध्यम से कई नीतियों और योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जैसे प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार योजना, मानक और लेबलिंग कार्यक्रम, ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता और मांग पक्ष प्रबंधन। 3 से 3.5 साल के अंदर पूरे देश में इसका मार्केट ट्रांसफॉर्म हो गया। 70-80% इसमें उदय दक्षता ज्यादा हुई। कहने का मतलब है कि बिजली का बिल जो है एलईडी लगाने से, जो कि पुराना हमारा एलईडी का ये टंगस्टन बल्ब होता था, उसके अपेक्षा करीब 70 से 80% बिजली की बिल में कमी आ गई। वर्तमान में ऊर्जा दक्षता पर बीईई की राष्ट्रीय रणनीतिक योजना में अपेक्षाकृत नई प्रौद्योगिकियां शामिल हैं, जिनमें ई मोबिलिटी कार्यक्रम, ईंधन सेल विद्युत वाहन, नवीनीकरण और भंडारण का एकीकरण शामिल है। ये नई पहल अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए फायदेमंद साबित होगी। भारत की 5 साल में हो रही स्पेक्ट्रम की पहली नीलामी आज पूरी हो गई। 2 दिन तक चली इस नीलामी में कुल 77,814.80 करोड़ रुपए मूल्य के स्पेक्ट्रम की बिक्री की गई। दूरसंचार सचिव अंशु प्रकाश के मुताबिक ये नीलामी 700, 800, 900, 1,800, 2,100, 2,300 और 2,500 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड के स्पेक्ट्रम के लिए हुई। अंशु प्रकाश ने कहा कि 2 दिन की नीलामी में रिलायंस जियो ने 57,122.65 करोड़ मूल्य के स्पेक्ट्रम खरीदे, जबकि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने 1,993.40 करोड़ मूल्य के एयरवेव्स को चुना। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश के पहले खिलौना मेले को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश में प्रतिभा की कमी नहीं है, जरूरत है उसे निखारने की। पीयूष गोयल ने कहा कि पहले खिलौना मेले के दौरान 17,000 से ज्यादा नए आइडिया मिले। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को खिलौना निर्माताओं से इनोवेशन पर ध्यान केंद्रित करने और पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों का इस्तेमाल बढ़ाने का आह्वान किया था। There are a lot of success stories in the toy industry that have often been discussed, but I'm glad that this Toycathon that was held has really come up with a lot of new ideas. I believe 17,000 plus new ideas, and government has identified toys as one of the champion sectors, the focus sectors, with a proper long-term vision and plan to develop toy clusters all over the country and the toy manufacturing to be made truly a national movement with large volumes, high productivity and quality toys being offered to the world. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश के पहले खिलौने मेले को संबोधित किया और जैसा आपने सुना कि उन्होंने कहा कि देश में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस इसे निखारने की जरूरत है। इसके बाद अब आगे की खबर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का आज पहला बजट पेश किया गया। राज्य के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में 2,41,375 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट भाषण में सरकार का फोकस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर रहा। बजट में ना तो कोई नया टैक्स लगाया गया है और ना ही किसी पुराने कर में बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश सरकार ने आम लोगों से जुड़े कामों को सरल बनाने के लिए लोक सेवा गारंटी कानून में बड़ा बदलाव किया है। राज्य सरकार की तरफ से लोगों को दी जाने वाली 250 से ज्यादा सेवाओं के आवेदन पर फैसले को तय समय में लिया जाएगा। किसानों के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। किसानों को बिना ब्याज के लोन देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
प्रदेश में 9 नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। साथ ही अगले 2 साल में राज्य में MBBS की 1200 से ज्यादा सीटें भी बढ़ेंगी। स्कूलों में 1 साल में 24,000 से ज्यादा नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और 9,000 से ज्यादा स्कूलों को हाईटेक किया जाएगा। राज्य में स्वयं सहायता समूहों को 4% ब्याज पर लोन दिया जाएगा। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन जारी रहेगी। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए मिशन निरामय योजना लागू की जाएगी। गुजरात के 31 जिला पंचायतों में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। बीजेपी ने सभी जिला पंचायतों में बहुमत हासिल कर लिया है। वहीं 81 नगर पालिकाओं में भी बीजेपी को 75 नगर पालिकाओं में जीत मिली है। 4 नगर पालिकाओं में कांग्रेस और 2 में अन्य को जीत मिली है, जबकि 229 तालुका पंचायतों में 196 पर बीजेपी को जीत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात नगर पालिका, तालुका पंचायत और जिला पंचायत चुनाव के परिणाम पर खुशी जताई है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि इन चुनाव के परिणाम स्पष्ट संदेश देते हैं कि गुजरात बीजेपी के विकास और सुशासन के एजेंडे के साथ है। उन्होंने बीजेपी के प्रति अटूट विश्वास और स्नेह के लिए गुजरात की जनता का नमन किया। चुनाव में हार के बाद गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा और राज्य कांग्रेस विधायक दल के नेता परेश धनानी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और अब विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ अहम खबरें। पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। उम्मीदवार 9 मार्च तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे, जबकि 12 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का चुनाव 27 मार्च को होगा। इसके तहत विधानसभा की 30 सीटों के लिए मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं और इन पर कुल 8 चरण में चुनाव कराए जाने हैं। वहीं असम में पहले चरण में 47 सीटों के लिए चुनाव होगा और इसके लिए 27 मार्च को ही वोटिंग कराई जाएगी। असम में कुल 126 विधानसभा सीटें हैं और इन पर कुल 3 चरण में चुनाव कराए जाने हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव के लिए मतदान के समय को आधा घंटा बढ़ा दिया है। आयोग ने इस बाबत आज एक अधिसूचना जारी की। इसके मुताबिक अब मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक कर पाएंगे। आयोग के मुताबिक ये फैसला कोविड-19 को लेकर लगाई गई पाबंदियों के मद्देनजर लिया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को एक और झटका लगा है। आसनसोल के पूर्व मेयर और पंडेश्वर के टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी आज बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की मौजूदगी में जितेंद्र तिवारी ने पार्टी की सदस्यता ली। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल में प्रचार अभियान रफ्तार पकड़ने लगा है। राजनीतिक दलों के दिग्गज राज्य में विभिन्न जगहों पर जनसभाएं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मालदा जिले के गजोले में एक रैली को संबोधित किया और तृणमूल कांग्रेस की सरकार को आड़े हाथों लिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कभी देश का नेतृत्व करने वाला पश्चिम बंगाल अब अराजक स्थिति का सामना कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने वादा किया कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है तो गौ तस्करी को 1 दिन के भीतर रोक दिया जाएगा। उन्होंने ममता बनर्जी पर पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। तुष्टीकरण की राजनीति करके बंगाल के सामाजिक और यहां की आध्यात्मिक व्यवस्था के साथ, सांस्कृतिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करके बंगाल की पहचान को अपने वोट बैंक के लिए नष्ट करना चाहते हैं। उनको मुंहतोड़ जवाब देने का अवसर आपके पास विधानसभा चुनाव के माध्यम से आया है। मैं आप सभी का आह्वान करने के लिए आया हूं कि बंगाल की धरती को हम अराजकता की धरती नहीं बनने देंगे।
वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि असम में विधानसभा चुनाव के बाद अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ राज्य में एक नया कानून लाया जाएगा। प्रियंका गांधी ने तेजपुर में एक जनसभा के दौरान 5 गारंटी अभियान की शुरुआत की और कहा कि अगर असम की जनता ने कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका दिया तो प्रदेश में गृहिणियों को हर महीने 2,000 रुपए दिए जाएंगे और सभी परिवारों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। प्रियंका गांधी ने चाय बागान मजदूरों की मौजूदा न्यूनतम दिहाड़ी को दोगुने से ज्यादा करने का वादा भी किया। राज्य की 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए 3 चरणों में 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को मतदान होना है। और अब कोविड-19 से जुड़ी कुछ अहम खबरें। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने कोविड का टीका लगवाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में कोरोना की वैक्सीन लगवाई। वैक्सीनेशन के बाद उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के हार्ट एंड लंग्स इंस्टीट्यूट अस्पताल में कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। उन्हें उनकी पत्नी के साथ भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का टीका लगाया गया। उन्होंने कहा कि वैक्सीन कोविड के खिलाफ लड़ाई में संजीवनी का काम करेगी। देश में कोविड का टीका लगवाने वालों की संख्या 1,48,00,000 से ज्यादा हो गई है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण के दूसरे दिन दोपहर 1 बजे तक 60 साल से अधिक उम्र और 45 साल से ऊपर के कोमॉर्बिडिटी से ग्रस्त 2,08,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। दूसरे चरण के लिए अब तक 50 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने राज्यों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक की और निजी अस्पतालों को कोविड टीकाकरण केंद्रों के रूप में पूरी तरह से इस्तेमाल करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि कोविड टीकों की कोई कमी नहीं है। देश में महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, तमिलनाडु और गुजरात के साथ 3 अन्य राज्यों में कोविड के दैनिक सक्रिय मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इन राज्यों में पिछले 2 हफ्तों में औसतन 200 से ज्यादा दैनिक सक्रिय मामले सामने आए हैं। सोमवार को 12,286 नए मामलों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा 1,68,000 के करीब पहुंच गया है। वहीं कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.07% हो गई है। मानवाधिकार परिषद के 46वें सत्र में राइट टू रिप्लाई का प्रयोग करते हुए भारत ने पाकिस्तान पर निशाना साधा है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान लगातार अपनी धरती पर हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान हटाने के लिए भारत की छवि खराब करने की कोशिशों में लगा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत के यूएन स्थायी मिशन के प्रथम सचिव पवन कुमार बधे ने कहा कि आर्थिक बदहाली का सामना करने वाले पाकिस्तान को परिषद के समय को बर्बाद करना बंद करना चाहिए। पाकिस्तान को राज्य द्वारा प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद को रोकना चाहिए। साथ ही अपने अल्पसंख्यक और दूसरे समुदाय के खिलाफ मानवाधिकारों के संस्थागत उल्लंघन को समाप्त करना चाहिए। भारत ने ओआईसी को भी भारत के अंदरूनी मसलों से दूर रहने की हिदायत देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है। प्रथम सचिव ने आगे कहा कि ये खेद की बात है कि इस्लामिक सहयोग संगठन पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी दुष्प्रचार करने के लिए खुद को शोषित करने की अनुमति देता रहता है। मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा सीट से सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का बीती रात निधन हो गया। 69 वर्षीय नंद कुमार चौहान कोविड-19 से पीड़ित थे और पिछले महीने उन्हें गंभीर हालत में गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नंद कुमार सिंह चौहान के निधन पर शोक जताते हुए कहा है कि वो एक कुशल संगठनकर्ता, लोकप्रिय जनसेवक और प्रखर वक्ता थे। वो खंडवा के साथ पूरे प्रदेश के विकास के लिए प्रयत्नशील रहते थे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी नंद कुमार सिंह चौहान के निधन पर शोक जताया। ट्वीट संदेश में उपराष्ट्रपति ने लिखा,
नंद कुमार सिंह चौहान मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित राजनेता थे जो सदैव किसानों और दुर्बल वर्ग के हितों के लिए प्रतिबद्ध रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नंद कुमार सिंह चौहान के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि बीजेपी की मध्य प्रदेश इकाई के पूर्व अध्यक्ष को संसदीय कार्यवाहियों में उनके योगदान और संगठनात्मक कौशल के लिए याद किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शोक प्रकट करते हुए कहा कि नंद कुमार सिंह चौहान का जीवन गरीबों की सेवा और अक्षम के कल्याण का उदाहरण है। बीजेपी के नेता रहे चौहान ने अपना राजनीतिक जीवन 1978 में शाहपुर नगर परिषद से शुरू किया था। उसके बाद वो मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायक निर्वाचित हुए। 1996 में नंद कुमार सिंह चौहान पहली बार लोकसभा सदस्य के तौर पर निर्वाचित हुए और उसके बाद वो 1998, 1999, 2004 और 2014 में भी लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।